तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। ये कहानी है 1937 की, जब कोरिया के ऊपर जापान का कंट्रोल था। उस टाइम गैंगसॉन के लोग अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते थे, मगर ऐसी चीजों का हल करने के लिए वहाँ के एक नौजवान ने मैरिज ब्यूरो खोलने का सोचा और वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकते थे। खैर, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक फटी चेसी हालत में रोमांटिक नोवेल खरीदने के लिए आई थी। इसके पास पैसे कम थे, इसीलिए उसने पिछले महीने के एडिशन खरीद लिया था। इस लड़की का नाम ली है। 9 महीने हुए हैं इसे शहर में आए हुए और इसका एक ही तलाश है, पैसे वाला पति ढूंढना। तभी उसके मुंह पे एक पर्चा आकर चिपक जाता है। ये देखती है कि ये तो यहाँ के फेमस मैरिज ब्यूरो के कपल फेस्टिवल का टेम्पलेट था। चलते चलते वहाँ पहुँच जाती है और ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान हुई थी। अब हमें पता चलता है कि ये मैरिज ब्यूरो जू का है, वो यहाँ का CEO है। जू का एक थ्योरी है, वो लोगों को उनके पोजीशन के हिसाब से मिलवाता है। वो अपने क्लाइंट को पैसों के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग वो उसके रिश्ते करवाता है। खैर, तभी यहाँ पर डांस फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और एक लड़का आकर ली से डांस करने के लिए पूछता है। बस ये पूछना ही गलत हो गया था। ये तो सब भूल के अपना बाल खोलती है और अपना टोपरी डांस स्टार्ट कर देती है और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जो भी सोच में पड़ जाता है कि ये अजीब सी लड़की कहाँ से आई है। और ली ने तो उस लड़के का गेम भी ओवर कर दिया था जिसने उसे डांस करने के लिए पूछा था। अब जो उसे बाहर लेकर आता है और ली उससे माफी मांग रही थी। तभी जू कहता है कि अरे जाओ यहाँ से। ली कहती है कि मुझे भी मेरे मिस्टर राइट से शादी करनी है, तो क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगे? तभी जू कहता है कि अरे जाओ, तुम्हारे मॉम डैड से कहना कोई पड़ोस का लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तभी ली कहती है क्या मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती क्या? तभी जू कहता है कि क्या तुम्हारे कपड़े देखे हैं? ली कहती है तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। जो कहता है कि हाँ तो जाओ, तुम्हारे लिए किसी आंटी को रिश्ता ढूंढने को कहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूर से वहाँ के हेड ऑफिसर ने मैरिज ब्यूरो को देख लिया था और अपने जूनियर को ऑर्डर देते हैं इसे बंद करने के लिए। खैर, आगे दिखाया जाता है कि ली एक जनरल स्टोर पर काम करती है और जनरल स्टोर की ओनर उसकी बॉस होने के साथ साथ उसकी काफी अच्छी दोस्त भी है। ये ली का सपना पूरा करने के लिए उसे पैसे देती है। आप ली सीधा जू के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अब कराओ मेरी शादी। जो कहता है कि यहाँ की मेंबरशिप बहुत ही महंगी है। तभी ली पैसे निकल कर रख देती है। फिर जाओ कहता है कि यहाँ का मेंबर होने के लिए तुम्हारे अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम रैंक डिसाइड कर पाएंगे। ली कहती है कि ये रैंक का क्या चक्कर है? तभी जाओ कहता है कि उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ लोगों की शादी होती है। ये लोग ली से पूछते हैं कि तुम काम क्या करती हो? ली कहती है कि वो जनरल स्टोर में काम करती है और ये लोग तो उसे जनरल स्टोर का ओनर समझ लेते हैं। मगर जू समझ नहीं पा रहा था कि जनरल स्टोर की ओनर ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूमती है। अब जू उसे उसका नाम पूछता है तो ली अपना नाम सुजा बताती है क्योंकि उसे उसका नाम गाँव वाला लगता है। क्योंकि आप वो जनरल स्टोर की ओनर थी इसकी नजर में, इसीलिए वो उसे टॉप रैंक में डाल देते हैं। ली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ही खुश थी कि चलो अब उसकी शादी हो जाएगी। अब ली ने अपने फॉर्म में लिखा हुआ था कि उसे एक अमीर लड़के से शादी करनी है जो देखने में भी बहुत ही अच्छा हो, और उसने ये भी लिखा हुआ था कि उसे ऐसे गरीब बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी है जिसके ऊपर कर्जा हो। अब जू ली का रिश्ता करवा नहीं लग जाता है। अब ली को पहली चिट्ठी भी मिल जाती है, कल उससे एक लड़के से मिलना है। तभी ली की बॉस कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें रेडी करूंगी। अगले दिन जू उसका इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी ली रिक्शा में उतरती है और जब वो रिक्शा से उतरती है तब उसका पूरी तरह से मेकओवर हो चुका था। उसे देखकर तो जू का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मगर वो यहाँ काम करने के लिए आया था, इसलिए वो ली को ब्लाइंड डेट तक छोड़ के आता है। मगर ली तो यहाँ गुस्से में लाल पीली हो जाती है और जू से जाकर कहती है कि ये कैसे लड़का ढूंढा तुमने? वो कहता है कि मैं घर पर काम करूंगा और वो न्यूयॉर्क चला जाएगा, मुझे कोई अच्छा लड़का चाहिए वरना अभी क्या भी मेरे पैसे वापस करो। तभी जू कहता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम टॉप क्लास से नहीं बॉट क्लास से आती हो और तुम्हारे घर वाले कंगाल है। ये सब कुछ सुनकर ली की बोलती बंद हो जाती है। हालांकि ली जू से रिक्वेस्ट करके कहती है कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगी और वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मगर अगले दिन ब्लाइंड डेट तो इससे भी भयानक थी। यहाँ लड़का ली से कहता है कि मिस ली, तुम क्या मेरी दूसरी बीवी बनोगी? ली कहती है कि क्या? यहाँ तो जू भी हैरान हो जाता है। तभी इस लड़के की पहली पत्नी आ जाती है और कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की। यहाँ दोनों तो हैरान हो जाते हैं इस औरत को देख के। ऊपर से वो औरत ली को कहती है कि क्या तू ही है वो डाइन जो मेरे पति के आगे पीछे मंडरा रही है? तभी जो कहता है कि हकीकत में कुछ गलतफहमी हो गई है, मगर ये औरत किसी की नहीं सुनती है और ली के बालों को नोचने लगती है। यहाँ पर तो अलग ही युद्ध छिड़ गया था। अब वो दोनों टूटी फूटी हालत में पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और यहाँ पर भी वो दोनों लड़ ही रहे थे। तभी वो ऑफिसर जोंग यहाँ पर आता है जिसे मैरिज ब्यूरो बंद करने के लिए ऑर्डर मिले थे। वो ऑफिसर जू से कहता है कि अभी तक ये मैरिज ब्यूरो बंद क्यों नहीं हुआ, पहले इसे बंद करो। ये सुनकर तो
तो जू बहुत ही हैरान हो जाता है। मगर तभी ली की बॉस वहाँ पर आ जाती है और सबसे कहती है कि वो कौन है जो मेरे एम्प्लॉय को यहाँ पर लेके आया। अब जू ली को घूर घूर के देखने लगता है और ली नजर चुराने लगती है। आगे ली यहाँ से अकेली चलती हुई जा रही थी, ये सोचते हुए कि कैसे उसके डैड उसे गांव में ही शादी करवाना चाहते थे। वो अपनी मॉम की तरह जिंदगी नहीं जिएगी, ये कहकर वो गांव से शहर में आई थी। वही हमें पता चलता है कि जू के भी सर पे काफी ज्यादा कर्जा है। तभी ली उसके पास जाती है और उससे कहती है कि सच में मेरी मदद कर दो, मुझे शादी करनी है। आप वो जू से कहती है कि उसे लगता है कि शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तुम अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। तभी जू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी कर दी तो क्या तुम शादी के बाद मुझे बोनस दे पाओगे। ली कहती है कि ऑफकोर्स, तुमने मेरी बॉस को देखी है, वो मेरी दोस्त है और वो बहुत ही अमीर है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दे देगी। तभी जू कहता है कि तो ठीक है मिस ली, अब मैं तुम्हारा रिश्ता करवाऊंगा। ली कहती है कि अरे ठीक है, मुझे सुझा ही बुलाओ। मगर तभी जू देखता है कि उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उसके लिए फ्लैट चप्पल ले आता है। ली को ये काफी अच्छा लगता है। अब जो स्पेशली ली को बनाने लगता है, उसने उसकी ट्रेनिंग चालू कर दी थी, मगर इस ट्रेनिंग के चलते उसके दिल में तो कुछ कुछ होने लगता है। वो खुद से ही कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में जानती है कि एक लड़के के दिल कैसे धड़काना है। आगे दिखाया जाता है कि ली जू को नूडल्स खिलाने ले जाती है, मगर जू खाना ही नहीं खा रहा था। तब ली कहती है कि काम तो होता रहेगा, पहले खाना खाओ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो वो उसकी बात मान के खाना खाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जू के डैड को दिखाया जाता है, जो किसी काम से पुलिस स्टेशन आए हुए थे, लेकिन वो वहाँ पर ऑफिसर की बातों को सुन लेता है कि उनके शहर से 100 कुंवारी लड़कियों को जापान भेजा जाएगा और फिर वो लोग वहाँ से वापस भी नहीं आ पाएंगे। वो यहाँ से घर आता है और अपनी बेटी से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, मगर वो शादी करना नहीं चाहती थी। और जू भी अपने डैड से झगड़ने लगता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्या है उसकी शादी करने की। यहाँ हमें पता चलता है कि जू के ऊपर इसीलिए कर्जा है क्योंकि उसके डैड ने अपना सारा पैसा आजादी की लड़ाई में लगा दिया है। आजादी का तो पता नहीं, मगर कर्जा सर पे चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ली आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी थी। तभी उसकी बॉस कहती है कि वो आजकल बहुत ही खुश रहने लगी है, क्या उसे किसी से प्यार हो गया है। ली मना करती है, जबकि आजकल उसे जू धीरे धीरे पसंद आने लगा था। आज जू ली को जापानीज पोएट से मिलाने वाले थे, जो कि टॉप क्लास से आता है, इसका नाम योतो है। ली जू से कहती है कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए क्योंकि शायद मैं उसकी लायक नहीं हूँ। तभी जू कहता है कि किसने कहा कि तुम उसकी लायक नहीं हो। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर योतो आ जाता है। वो आता है और ली से कहता है कि मिस सुजाजी, मुझे लगता है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। जो उसे देख ही रहा था और वो उसके सामने से ही लड़की को बाहर ले जाता है। जू को तो अब जेलस होने लगा था। वहीं योतो को तो ली अच्छी लगने लगी थी, मगर ली के पैर में आज दर्द हो रहा था। ये हिल्स देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे जू ने उसे बिना कहे ही अपने आप उसके लिए फ्लैट चप्पल ले आया था। वहीं आगे दिखाया जाता है कि जू को रिक्वेस्ट मिलता है योतो की तरफ से कि वो ली से फिर से मिलना चाहता है क्योंकि उसे ली पसंद आ गई है, मगर ये जान करके जू को अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं ली कहती कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उधर जू बार बार ली की डिमांड पड़ रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे एक कर्जे में डूबे हुए बिजनेसमैन से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। खैर आगे ली उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं कि मेरी पहली मीटिंग कैसे गई। जो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अब मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत है, वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है, तुम जाओ उससे जाकर मिलो। तभी ली उसके पास जाकर कहती है कि आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। जो कि तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। तभी ली कहती है कि शायद तुमने आज खाना नहीं खाया है, तो चलो खाना खाने चलते हैं। मगर तभी जू के डैड भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तेरी बहन कहीं चली गई है, जल्दी चल उसे ढूंढना है। वो जू को एक नोवेल दिखाता है कि तेरी बहन यही नोवेल पढ़ती थी। ये वही नोवेल है जो ली भी पढ़ती है और उसे पता है कि ये जगह कहाँ पर है। ये ली का ही गाँव था। तो वो जू को लेकर उसकी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो जू की बहन को बहुत ही ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है। तभी जू ली से माफी मांगता है, मेरी वजह से तुम अपने डेट पर भी नहीं जा पाई। ली कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे 2 प्लेट्स नूडल्स खिला देना, क्योंकि अब बहुत ही रात हो चुकी थी। इसीलिए ली जू को अपने घर ही ले जाती है। मगर जब उसके डैड उसे 6 महीने बाद देखते हैं, वो भी चेंज लुक में, तब वो उसे डांटने लगता है। इवेंट दोनों बाप बेटी के बीच झगड़ा भी शुरू हो जाता है। ली कहती है कि उसे आज रात यहीं पर रुकना है, मगर अंकल तो झाड़ू उठा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कहाँ गई थी। तभी ली को बचाने के लिए जू को उनके भी जाना पड़ता है। तभी पीछे से जू की बहन आवाज देती है कि अंकल मेरे भाई को मत मारिए। ली जू की बहन को देखते ही कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसकी बहन कहती है कि तो तुम बताओ, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो। खैर यहाँ जू ने वो मामला संभाला था और अंकल ने सबके लिए खाना बनाया था, मगर ली अपने डैड से गुस्सा थी, इसीलिए खाना नहीं खा रही थी। ली नदी किनारे चली गई थी और जू भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि ये जगह कितनी अच्छी
है। ली कहती है कि उसके लिए ये जगह बहुत ही बुरी है क्योंकि आखिरी बार उसने अपनी मॉम को यहीं पर गुड बाय बोला था। जो कहता है कि उसकी जिंदगी में भी बुरी यादें हैं, एक लड़की ने उसे पैसों की वजह से छोड़ दिया था, इसीलिए उसके बाद उसने वो मैरिज ब्यूरो बनाया। ली उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही बहादुर हो, मगर इससे तो जू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी जू कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए खाना बचा करके रखा है। आप अगले दिन सुबह जब ये लोग शहर जा रहे थे तभी अंकल जू से कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। खैर अब जू जब वापस घर लौट आता है तब उसके डैड ऑफिसर के ऑर्डर के बारे में बता देते हैं, जिस वजह से वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाह रहे थे, लेकिन आप वो अपनी बेटी को अपने भाई के वहाँ भेज देंगे। मगर जू तो ली के लिए परेशान हो रहा था, ऊपर से उसके पास ऑफिशियली ऑर्डर आया हुआ था मैरिज ब्यूरो बंद करने के लिए, वरना दूसरा ओपिनियन था डायरेक्टर के लिए कपल फेस्टिवल रखने का। लेकिन डायरेक्टर को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट जू में था। वहीं आगे दिखाया जाता है कि यू तो सामने से ली के बारे में पूछने के लिए जू के ऑफिस आता है और उससे कहता है कि उसे ली से शादी करनी है। जू को तो इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो चाहता था कि लड़कियों को जापान भेजने से पहले उसकी शादी हो जाए। लेकिन ली जू से कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? तभी जू कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का कभी नहीं मिलने वाला है, तो सोचो मत, शादी कर लो। आज जू बहुत ही रूड तरीके से ली से बातें की थी। ली कहती है कि मैं अपनी जगह समझ गई, मुझे यूतो से शादी कर लेनी चाहिए और तुम मेरे पास फ्यूचर में मदद मांगने के लिए कभी मत आना। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जू तो उसे रोकना चाहता था मगर रोक नहीं पाता है और इधर ली काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो जू को पसंद करने लगी थी। इधर जू भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वहीं ली भी उस ऑफिशियल ऑर्डर को देख लेती है जहाँ लड़कियों को जापान काम के लिए भेजने वाले थे। तभी ली भी डिसाइड करती है कि वो वहाँ जाकर काम सीखेगी ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। उसकी बॉस भी उसे पूरा सपोर्ट करती है और स्टेशन तक छोड़कर आती है। इधर जू तो देवदास बना हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो ली और यूतो की शादी हो गई है, मगर तभी ली की बॉस इनके कपल फेस्टिवल में जाती है। तभी वो जू को बताती है कि वो अभी ली को स्टेशन छोड़कर आ रही है क्योंकि उसने काम करने का डिसाइड किया है, इसीलिए वो जापान जा रही है। जू को पता था कि हकीकत में क्या होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ के लिए भागता है। तो इन सारी लड़कियों को भी बता दिया जाता है कि वो लोग हमेशा के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। ये सभी लोग वहाँ जाने के लिए मना करते हैं लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मगर तभी जू वहाँ पर आते हैं और इस ऑफिसर से कहते हैं कि उनके डायरेक्टर कपल फेस्टिवल में बेहोश हो चुके हैं, तो जाकर के उन्हें संभाले। सभी के सभी डायरेक्टर को संभालने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच जो ली को वो ट्रेन के अंदर तलाश करने लगता है। ली तो उसे मिल जाती है लेकिन अब ट्रेन का गेट खोलना सबसे बड़ी चुनौती थी। उधर उनका वो डायरेक्टर तो टून होकर तमाशा कर रहा था, मगर ये ऑफिसर बहुत ही चालाक था, ये वहाँ गया ही नहीं था और जू से कहता है कि तुम सरकारी ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मगर तभी जू के डैड पीछे से आ जाते हैं और उस ऑफिसर के सर पर दे मारते हैं, जिससे वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है। अंकल अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तो तेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर तू उसे बचा सकता है। जू ने तो ली को बचा लिया था, साथ ही साथ बाकी लड़कियों भी अपनी अपनी घर लौट जाती है। इधर इन लोगों की अलग ही जंग छिड़ गई थी। इधर दूसरी तरफ वो डायरेक्टर ली की बॉस के ही प्यार में गिर चुका था। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर को पीओ कोड होने की वजह से हटा दिया गया था और इस ऑफिसर को धोखेबाज होने की वजह से हटा दिया गया था। तो हिली भी अपने गाँव वापस लौट गई थी और अपने डैड के साथ रहने लगी थी। आज उसे फिर से एक चिट्ठी मिलती है और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि जू ने लिखी थी। ली उससे मिलने जाती है, तभी जू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ कर लाया हूँ जो मैं खुद हूँ, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद आया? ली कहती है कि माफ करना, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। बेचारा का मुंह लटक जाता है, मगर ली आगे बढ़कर कहती है कि मैं जू को पसंद करती हूँ। फिर वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कॉन्फेस करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये मूवी एंड होता है। आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।